माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 1 से लेके 14 चैप्टर तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। कितने? 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है। देखिए, दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच का अल्पतम दूरी दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए हमारा दो आवेश है, दो विपरीत आवेश है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो दोनों में से कोई एक आवेश ले ले, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, और फिर इनके बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से प्रदर्शित करें तो पी बराबर हमारा क्या हो जाता है? 2l, यानी इनके बीच की दूरी 2l हो गया। और दोनों में से ले लीजिए एक क्यू, दोनों में से एक आवेश क्यू हमने ले तो हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P बराबर 2l इंटू क्यू, यानी P बराबर 2ql। ये होता है इसका सूत्र। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर या फिर डीवाई। और देखिए इसका जो विमा होता है LTA होता है। अब देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए कह रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए उत्तर, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश रेखीय घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उस आवेश का, उसे कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा बराबर क्या होता है? क्यू बाई एल। क्यू होता है आवेश, एल होती है लंबाई, एकांक लंबाई होती है एल। इसका मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम प्रति मीटर। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए उत्तर, किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है उसे कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसे सिग्मा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। सॉरी, इसे क्या कहते हैं? इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा और विशेषता लिखिए। तो देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा आवेश केंद्र में एक आवेश क्यू है और इस पर जहां पे इसके सभी हर पृष्ठ पर इसके क्या हो, जो विभव समान हो, यही होता है समविभव पृष्ठ। अब देखिए इसकी विशेषता, समविभव पृष्ठ की विशेषता देखिए। नंबर 1, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। दूसरा है समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। और तीसरा है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। तीसरा है किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है शून्य होता है। ये हो जाएगा समविभव पृष्ठ की विशेषता। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है। लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल क्या है, इसका वेक्टर रूप लिखिए। तो देखिए लॉरेंज बल क्या है। देखिए जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल का जो सूत्र होता है F बराबर क्यू बी साइन थीटा होता है। इसका वेक्टर रूप होता है वेक्टर F बराबर क्यू इंटू वेक्टर V इंटू वेक्टर बी। ये होता है इसका वेक्टर रूप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो देखिए उत्तर, इस नियम के अनुसार
किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। एम्पीयर का प्रपंच जो नियम होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसका होता है देखिए समाकलन इंटू बी इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट आई। समाकलन लगा देंगे तो हमारा संपूर्ण परिपथ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए क्या है, कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके गुण लिखिए। तो देखिए उत्तर, ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। इन्हें क्या होती है, माध्यम की इनकी आवश्यकता इन्हें नहीं होती। इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। ये होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखिए इनके गुण। वैद्युत चुंबकीय तरंगे के गुण देखिए। नंबर 1, ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं, यानी प्रकाश जितना तेज चलता है उतना तेज तरंगे चलती हैं, उतनी तेज ये तरंगे जो होती हैं प्रकाश के वेग से चलती हैं। दूसरा है, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है, इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। और चौथा है, ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो देखिए स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के जो ग्रंथियां होती हैं उनके बराबर होता है, ग्रंथिकाओं के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होती है। इसका सूत्र होता है यल बराबर ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। यदि डेल्टा आई और डेल्टा टी का मान 1 हो तो यल बराबर ई हमारा होता है। इसका मात्रक हेनरी होता है। इसकी विमा होती है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और ए के पावर -2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, कह रहा है कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो देखिए एक दूसरे के पास रखी दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, एक दूसरे के पास रखी दो कुंडली के बीच जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ये होता अन्योन प्रेरण गुणांक। इसका सूत्र होता है यम बराबर E2 बटे आई डेल्टा I1 डेल्टा टी। यदि डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी का मान 1 हो तो यम बराबर E2 हो जाएगा। इसका मात्रक होता है हेनरी। इसकी विमा होती है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और ए के पावर -2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए कह रहा है कि लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझाइए। तो देखिए लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का जो सूत्र होता है x1 इंटू x2 बराबर f1 इंटू f2 होता है। जो x1 है ये प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है और जो x2 है यह द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। तो देखिए इसका सूत्र होता है n बराबर साइन इंटू ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे में साइन ए बटे 2। ये होता है इसका सूत्र। तो यहाँ पे देखिए ए जो यहाँ पे है वो है प्रिज्म का कोण और यन जो है ये है अपवर्तनांक और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है डेल्टा एम ये है अल्पतम विचलन कोण और ए जो है यह क्षेत्रफल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिए दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित किसी दो समीप, दोनों वस्तु समीप रखी हों, दो वस्तुओं समीप में रखी हों, कोई दूर स्थित, देखिए दो वस्तुएं दोनों समीप में रखी हैं कहीं दूर स्थित। तो दूर वस्तुओं से मान लीजिए यहाँ से हम देख रहे हैं दूर स्थित, दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित जो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग
स्पष्ट अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता होती है दूरदर्शी विभेदन क्षमता। मान लीजिए कोई यहाँ पे दो सामान हमारा रखा हुआ है और हम इसे यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से इसे देख रहे हैं, इसका जो हमारा प्रतिबिंब यानी परछाई है, प्रतिबिंब है इसका, हमें प्रतिबिंब जो है यहाँ पे इसका प्रतिबिंब, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब है, वो हमें साफ साफ अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो यही होता है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। इसका सूत्र देखिए क्या होता है, विभेदन क्षमता बराबर होता है 1 बाई विभेदन सीमा, बराबर क्या होता है डी बटे 1.22 लैम्डा। डी का मान जो होता है, डी जो होता है क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस का द्वारक होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखी हैं। तो देखिए उत्तर, परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है, और दूसरा है परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण वर्ण विपर्धन जो होता है, वर्ण विपर्धन का दोष नहीं होता। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंस के द्वितीय उत्तर की फोकस दूरी लिखिए। जो उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को कहते हैं द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, जब अपवर्तन होता है उसका, तो क्या होता है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मान लीजिए मुख्य अक्ष इसको जिस बिंदु पर वो काटेगी उसे कहते हैं द्वितीय फोकस दूरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र में देखिए, यहाँ से जा रहा समांतर, यहाँ से अपवर्तन के बाद यहाँ पे देखिए काट रहा है, तो ये है इसका द्वितीय फोकस दूरी f2। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिए, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं एक समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ ही दिशा में चलें, एक ही दिशा में चलें, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्तियों एवं समान आयाम दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को कहते हैं व्यतिकरण, कहीं अधिक होती है कहीं कम होती है, ये व्यतिकरण, न्यूनतम बटे अधिकतम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए, जो दोनों स्रोत हैं प्रकाश स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए साथ ही में। और दूसरा है, दोनों स्रोत संकीर्ण होने, यानी पतली इस प्रकार से होने चाहिए, दोनों स्रोत जो हैं इस प्रकार से होने चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए। अब देखिए तीसरा, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। और चौथा है, दोनों स्रोतों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि क्या कह रहा है कि देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, देहली आवृत्ति किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति से V0 से दर्शाते हैं। कितने से, किससे, V0 से दर्शाते हैं। ये होती है देहली आवृत्ति, किसी धातु की सतह पर आवृत्ति जो होती है, जो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, इसे कहते हैं देहली आवृत्ति, इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए कार्यफलन क्या होता है, देखिए किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। किसी धातु की सतह से क्या होता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे कहते हैं कार्यफलन। इसे W0 से दर्शाते हैं। W0 बराबर होता है H V0। यहाँ पे जो H होता है ये होता है प्लांक नियतांक, और जो V होता है V0 ये होती है देहली आवृत्ति, अभी ऊपर आपने पढ़ा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी। तो देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां हैं। देखिए नंबर 1, रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी, अगर
उससे ऊर्जा उत्सर्जित होगी, निकलेगी, तो ऊर्जा उसकी कम होगी, कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये यह कमी है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की एक कमी ये भी है। अब देखिए दूसरा, देखिए रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, जबकि ऐसा नहीं है, अर्थात परमाणु केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमता है। अतः यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा, तो ये कमी ये भी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो देखिए नाभिकीय बल, नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियानों यानी P+N को बांधे रखता है, उसे कहते हैं नाभिकीय बल। इसके गुण देखिए, ये बल आकर्षण बल होते हैं, ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं, ये बल लघु परिसर के होते हैं, ये इसके गुण हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण से समझाइए। तो देखिए नाभिकीय संलयन, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या होता है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए H² बराबर क्या बना, 2He⁴ ये और ऊर्जा, तो ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे हीलियम बना रहा है, ये मिलकर हीलियम बना रहा है, तो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहा है, हीलियम, तो यहाँ पे एक बड़े नाभिक का निर्माण कर रहा है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, यानी नाभिक का टूटना। जब किसी भारी नाभिक पर, कोई बड़ा नाभिक, उस पर इलेक्ट्रॉन गिरा रहे हैं, बमबारी मतलब गिरा रहे हैं, तो क्या होता है, वो दो बराबर भागों में टूट जाता है, ये होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिक का टूटना। जैसे कि देखिए यहाँ पे यूरेनियम और न्यूट्रॉन मिलकर बना रहा है बेरियम, और फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरियम और क्या बना रहा है, क्रिप्टॉन, और ऊर्जा यहाँ पे बन रहा है, तो ये परमाणु बम इस प्रकार से बनता है। जो होता है इस पर जब हम न्यूट्रॉन गिराते हैं तो ये दो दो अलग अलग बराबर भागों में क्या टूट जाता है, यहाँ पे देखिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। तो देखिए द्रव्यमान क्षति क्या है, देखिए किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है, इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से जो थोड़ा कम होता है, वही जो कम होता है, अंतर होता है, वही होता है द्रव्यमान की क्षति। इसे देखिए डेल्टा एम बराबर क्या होता है, जेड गुणे एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन इंटू में माइनस एम। जहाँ पे देखिए जो डेल्टा एम है यह है द्रव्यमान क्षति, और जो जेड है यह है प्रोटॉन की संख्या, और एम पी जो है यह है प्रोटॉनों का द्रव्यमान, और ए जेड जो है यह है न्यूट्रॉन की संख्या, और एम एन जो है यहाँ पे यह है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पी तथा एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं। तो देखिए पी प्रकार का अर्धचालक, देखिए जब शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य यानी कि एल्युमिनियम या बोरान को मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। कब बनता है पी प्रकार का अर्धचालक, जब शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य जैसे कि एल्युमिनियम या तो बोरान को मिलाते हैं तो क्या बनता है, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब देखिए एन प्रकार का अर्धचालक, देखिए जब शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक आदि, तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कह रहा है कि फोटोडायोड में पी एन संधि डायोड को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो देखिए उत्तर, फोटोडायोड के निर्माण के लिए एक पी एन संधि को जिसका पी क्षेत्र काफी पतला होता है, वह पारदर्शी होता है, एक कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके। ये होता है, इस प्रकार से किया जाता है, इसका फोटो डायोड में पीएन संधि डायोड को संयोजित किया जाता है। कैसे, फोटो डायोड के निर्माण के लिए एक पीएन संधि को जिसका पी क्षेत्र काफी पतला हो
वह पारदर्शी हो, उसके आर पार देखा जा सके। एक कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संध के ऊपरी भाग पर क्या हो, प्रकाश पहुंच सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि पी-एन संध डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनेति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर देखिए, पश्च अभिनेति, जो पश्च अभिनेति होता है, पश्च अभिनेति की स्थिति में अवक्षय परत की मोटाई ज्यादा हो जाती है तथा विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है। अग्र अभिनेति, ये देखिए यहाँ पे क्या है, क्या होता है, पश्च अभिनेति की स्थिति में जो अवक्षय परत की होती है उसकी मोटाई ज्यादा हो जाती है और विभव प्राचीर जो होता है उसका मान बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स का 25 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।